तो क्लास ये है हमारी न्यू बुक एनसीईआरटी की क्लास 7th के लिए, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया, उसकी लोकेशन, उसके स्टेट्स, उसके नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसियों के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया कंट्री जो है ये हमारा देश है और इसके आसपास जो देश बसे हुए हैं उनको हम नेबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेबर्स दो तरीके से पढ़ेंगे हम, एक जो पानी वाले नेबर्स हैं और एक जो जमीन वाले नेबर्स हैं, यानी लैंड वाले नेबर्स और वाटर वाले नेबर्स। देश दो तरीके से है। ठीक है, अगर आप इस साइड देखोगे तो कुछ देश हैं हमारे, यहाँ पे भी है एक नेबर, ये नेबर है, चाइना एक नेबर है हमारा, अफगानिस्तान है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारा हमारा टॉपिक होने वाला है, लेकिन हमारा बेसिक टॉपिक होने वाला है इंडिया। जितना भी कुछ चलेगा वो हमारे इंडिया के आसपास ही चलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया का, जिसे हम ताज कहते हैं, द क्राउन ऑफ इंडिया। क्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता है हिमालय को। क्राउन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, किसको कहा जाता है? हिमालय को। आप हिमालय के बारे में जानते होंगे शायद, और नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन है। माउंटेन का मतलब पहाड़ होता है, यानी ये कई सारे पहाड़ों से मिल के बना हुआ है। आगे जब हम हिमालय के बारे में और पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे हिमालय को 3 पार्ट में बांटा जाता है। बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा, आपने 6th में 7th में पढ़ रखा होगा आपने, या 5th में भी पढ़ रखा होगा। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक होने वाला है, सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक हिमालय के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं कि हिमालय स्टार्ट कहां से होता है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैप, यहां पे ये लोकेशन है, यहां पे हिमालय का सबसे पहला पर्वत। देखो कुछ नाम जैसे होते हैं, थोड़े से फनी नेम होते हैं, बट वो फनी नहीं है, क्योंकि वो वहां की लैंग्वेज में उसका कुछ अच्छा मतलब होता है। हिमालय स्टार्ट होता है अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। अफगानिस्तान में एक पहाड़ है जिसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश, ये हिंदू कुश पहाड़ अफगानिस्तान का जब खत्म होता है, उसके बाद एक पहाड़ शुरू होता है जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत वहां की लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, हिमालय का सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो है, ये हिमालय का स्टार्टिंग पार्ट है। हिमालय यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिमालय, दैट इज कॉल्ड द नंगा पर्वत। और कहां से शुरू होता है, किस पहाड़ के बीच में? तो एक साइड हिंदू कुश पर्वत है और एक साइड हिमालय का सबसे पहली पहाड़ी है। ठीक है, उसके बाद हिमालय यहां से स्टार्ट होगा एंड देन ये रेंजेस एक तो चलेगी, उसके अलावा एक ये रेंज चलेगा और फिर ये चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आखिरी पॉइंट आएगा। आखिरी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के ठीक बाद, जहां से म्यांमार का बॉर्डर लगता है। ये म्यांमार एक दूसरा देश है, ये हमारा नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है, इट इज अ नेबर ऑफ इंडिया। तो यहां पे नामचा बरवा, देखो ये नॉलेज आपको 7th क्लास में कोई नहीं देगा, आपकी क्लास में भी नहीं है, बट और जब आप बताओगे अपनी क्लास में कि आपको ये मालूम है, तो एक अलग इफेक्ट पड़ेगा आपको, है ना? लोग आपको जानने लग जाएंगे, अरे इतना कुछ पता है। तो नामचा बरवा, हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो, पर नाम यही है, नामचा बरवा। आखिरी स्टार्टिंग नंगा पर्वत एंड द लास्ट इज नामचा बरवा। यहां पे जाके हिमालय खत्म हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग और एंड याद रखना है। ठीक है, जीके के नजरिए से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है और सोशल स्टडीज के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जहां स्टार्ट होता है तो वहां बनते हैं गॉर्जियस। गॉर्जियस क्या होता है? ये गॉर्जियस, एक तो गॉर्जियस होता है जब हम किसी को कहते हैं यू लुकिंग गॉर्जियस, तुम बहुत अच्छे लग रहे, ये वो वाला गॉर्जियस नहीं है, यह है गॉर्जियस। गॉर्जियस होता है जैसे कि दो पहाड़ हैं, उनके बीच में एक पतली सी वैली होती है, जहां से कोई नदी बह रही हो, रिवर बह रहा हो,
उसको बोलते हैं गॉर्जेस। दो पहाड़ों के बीच में पतली सी जगह जहां से कोई नदी, कोई रिवर पास हो रहा हो, उसको बोलते हैं गॉर्जेस। तो जब हिंदू कुश पर्वत खत्म होता है और हिमालय का रेंज शुरू होता है, उस बीच में एक गॉर्ज बनता है। तो यहां पे एक नदी बहती है जिसको कहते हैं सिंधु नदी, सिंधु रिवर, सिंधु रिवर गॉर्ज। यहां से हिमालय स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है वहां भी एक नदी बहती है जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। तो नामचा बरवा के पास कौन सा गॉर्ज है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र गॉर्जेस। तो ये काफी बेसिक और काफी डिटेल बात है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय जो है वो हिंदू कुश पहाड़ों के खत्म होने के बाद जहां पे सिंधु रिवर का गॉर्जेस बनता है, वहां से स्टार्ट होती है, जहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है नंगा पर्वत, स्टार्टिंग पॉइंट है हिमालय का। और फिर वहां से होते हुए खत्म होता है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। मेघालय एक दूसरा देश है, इट इज अ कंट्री। वहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा रेंजेस। वहां पे जो नदी एंटर करती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। उस नदी में वो लास्ट पॉइंट है हिमालय, उसके बाद हिमालय खत्म है, ठीक है। तो हिमालय इतना बड़ा एरिया कवर करता है। बहुत सारे टाइम पे जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि हम ये समझने लग जाते हैं इस कॉन्ट्राडिक्शन में कि माउंट एवरेस्ट ही हिमालय है ना। बहुत टाइम हमें यही लगता है माउंट एवरेस्ट ही हिमालय, नहीं। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पीक है। क्या है? पीक। पीक का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। चोटी इन द सेंस, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये अलग अलग पीक्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? ये है। तो जो सबसे बड़ा है उसी का नाम रख दिया गया है माउंट एवरेस्ट। इसी तरीके से, इसी तरीके से हिमालय में अलग अलग और भी रेंज पीक्स हैं, जैसे कि उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन वाला विषय बन जाएगा। वैसे तो मैं एक बता देता हूं, K2 है, ठीक है, ये भी एक पीक है। पीक मतलब ऊंचाई पे है, एक लेवल जो सबसे ऊंचा है, एक पहाड़ जो सबसे ऊंचा है। सब हिमालय में ही आते हैं, जैसे ये सारा हिमालय ही है, यहां से लेके यहां तक सब हिमालय है, लेकिन इसमें कोई पहाड़ सबसे ऊंचे होंगे, कोई नीचे होंगे, है ना। तो इसी में जो सबसे ऊंचा है, इस दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो है माउंट एवरेस्ट। इस दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ जो किस रेंज का पार्ट है? हिमालयन रेंज का। जब कई सारे पहाड़ होते हैं एक ही जगह के तो उनको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। तो हिमालय में सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लगभग 8,800 समथिंग इसकी ऊंचाई है, 48 के करीब शायद, इसके आसपास ही, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है श्री औरबिंदो के द्वारा, औरबिंदो एक बहुत महान राइटर है, इन्होंने कहा है टू अस बाय इट्स एवरी वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्री एंड दैट इटसेल्फ गिव्स अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी पृथ्वी में लगभग 190 के करीब देश हैं, 190 देश हैं। उन सभी देशों में इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ रेत भी है, यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ समुद्र भी है, यहाँ नदियां भी है, यहाँ ठंडी जगह भी है, यहाँ दलदली जगह भी है ना। सारी चीजें एक ही देश में। किसी और देश में जाओगे आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, या तो बहुत ठंडा होगा या बहुत गर्म होगा, है ना। हमारे यहाँ कल्चर भी अलग अलग है, हर 50-60 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है। आप यूपी उत्तर प्रदेश में ही देख लो, आप एंट्री करोगे कोई और लैंग्वेज होगी, मेरठ के आसपास की लैंग्वेज अलग होगी, बुलंदशहर चले जाओगे लैंग्वेज अलग होगी, उसके आगे चले जाओगे अपना गोरखपुर साइड तो भोजपुरी लैंग्वेज है ना। बिहार में चले जाओगे तो अलग अलग, फिर यूपी में और भी अवधी लैंग्वेज है ना। हर जगह पे लैंग्वेज बदल रही है हमारे। उसके अलावा कल्चर भी बदल जाता है इंडिया में।
है ना। हर जगह पे त्योहार अलग अलग मनाए जाते हैं। जैसे नॉर्थ में ओणम नहीं मनाया जाता, लेकिन साउथ में ओणम मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है ना। नॉर्थ वालों के त्योहारों में जैसे दशहरा, विजयदशमी, और इसी विजयदशमी को पश्चिम बंगाल में और धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में मनाने वाले जाने वाले कुछ त्योहार और बाकी जगहों पे नहीं मनाए जाते हैं। तो इंडिया का कल्चर, उसके अलावा खाने पीने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। पहाड़ों में जाओगे अलग खाना पीना है ना। साउथ में जाओगे इडली डोसा सांबर, और इधर अपने पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह में जाओगे तो लस्सी, है ना, या फिर छोले भटूरे, ये फ्राई वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, है नहीं, कुलचे, ये सब ज्यादा खाए जाते हैं। लेकिन साउथ में जाओगे तो कुलचे नहीं मिलेंगे। वहीं आप अगर ईस्ट की तरफ चले जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉइल्ड फूड ज्यादा खाया जाएगा। ठीक है। डाउन साइड में जाओगे तो यहाँ पे वही मैंने जैसे बताया इडली डोसा सांभर ये सब मिलेगा। राजस्थान में जाओगे तो वहां दाल बाटी ये सब मिलेगा फेमस। पंजाब में लोग घी, हरियाणा में घी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो जैसे जैसे आप स्टेट बदलोगे तो डिफरेंशिएट बदलेगा। तो यहाँ पे हमारा सर अरबिंदो का क्या स्टेटमेंट है। सर अरबिंदो कहते हैं कि इंडिया एक कल्चरल डाइवर्सिटी वाला प्लेस है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वाला प्लेस है। कल्चर मतलब जो हम फॉलो करते हैं, जैसे हम जो चीज मनाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं। और ज्योग्राफी मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है ना, नदियां बहुत सारी हैं, कहीं तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहां लोग ही नहीं मिलते, कई कई किलोमीटर तक एक एक घर भी नहीं मिलेगा, रेगिस्तान है ना। तो डिफरेंट कल्चर होने की वजह से ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में ये देखो कितना अच्छा फॉल है, ये है ना, कर्नाटक का ये सबसे फेमस फॉल है। और यहीं पे नीचे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे पानी गिर रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे मशीन, टरबाइन घूमेगा, पंखा घूमेगा, उससे बिजली बनेगी। तो ये हो रहा है ना। तो कितना बेहतरीन नजारा लग रहा है किसी विदेश का नजारा। बट ये कहीं और नहीं, हमारे कहाँ है, कर्नाटक का सबसे ऊंचा फॉल है जिसका नाम है जोग फॉल। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है जीके का कि कर्नाटक में कौन सा फॉल है, जोग फॉल। ठीक है। जोग फॉल है, फॉल उसे कहते हैं जहां एक लेवल से नदी जो है गिर रही हो नीचे की तरफ, पहाड़ से नीचे गिर रही हो, वो फॉल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड पेज है। यहाँ पे लिखा हुआ 1984 में हमारे यहाँ के एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट थे। एस्ट्रोनॉट कौन होता है, जो जो क्या करता है, जो स्पेस में जाता है, स्पेस के बारे में रिसर्च करता है, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस में रिसर्च करे या स्पेस में जाए, ट्रैवल करे स्पेस में, ट्रैवल, स्पेस ट्रैवलर, एस्ट्रोनॉट। तो वो स्पेस में गए और उन्होंने वहां स्पेस से बात की हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से। मतलब जैसे ये ग्लोब है, अर्थ है, और उन्होंने स्पेस से कॉल लगाया यहाँ पे अर्थ पे। और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय की 1984 में, उनसे बात की, इंदिरा गांधी जी से बात की। और इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि ऊपर से हमारा भारत कैसा लग रहा है। तो उन्होंने एक लाइन कही, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन कही गई है राकेश शर्मा के द्वारा। इन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा, यानी इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हमारा देश लग रहा है ऊपर से, बेटर देन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट राकेश शर्मा की थी। जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नेबर कंट्री का नाम, भारत के पड़ोसी देश, ये आपको जरूर याद रखना है। पड़ोसी देशों के बारे में हम फिर से मैप लगा लेते हैं, बिना मैप के हमें कुछ मालूम नहीं चलेगा। जस्ट वेट, इरेज दिस। बिना मैप के हमें मजा भी नहीं आएगा, और वो बस तारे गिनते रह जाए। ये है इंडिया का मैप। तो अब वापस हम उसी स्टेटमेंट पे आते हैं। इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। एरिया साइज में, साइज के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पे आते हैं, 7th पोजीशन, 7th पोजीशन एज अ लार्जेस्ट, एज एरिया, एरिया के हिसाब से हम दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है।
ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे कुछ गिफ्ट में मिले हुए पड़ोसी है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। देखो पड़ोसी दोनों तरीके के होते हैं, अच्छे पड़ोसी, खराब पड़ोसी, है ना। कुछ पड़ोसी होते हैं जिनसे आपको जलन, मतलब उनको आपसे जलन होती है, कुछ पड़ोसी आपकी हेल्प भी करते हैं। तो हम उन्हीं पड़ोसियों की देखने वाले हैं, बाहर के कौन से पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और म्यांमार है। चलो अब इनको मैप पे लोकेट किया जाए। पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद प्यारा हमारा नेपाल, हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी, बेहतरीन पड़ोसी नेपाल, जिसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू। ठीक है, उसके अलावा हमारा अगला कैपिटल, मतलब अगला पड़ोसी देश भूटान, ये लिखा हुआ है BHU यानी भूटान। ये भी हमारा पड़ोसी है, ये भी बहुत अच्छा पड़ोसी है। तो इसकी कैपिटल क्या है, थिम्फू। भूटान की कैपिटल थिम्फू। ओके ग्रेट। नेक्स्ट है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, ये थोड़ा सा खराब पड़ोसी है, इसके बारे में मैं आपको चीज बताऊंगा। इनकी कैपिटल है ढाका, लेकिन इनकी प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे यहाँ रह रही है, दिल्ली में। फिर अगला पड़ोसी है म्यांमार, इसकी कैपिटल है नायपीताओ, नायपीताओ। म्यांमार की कैपिटल नायपीताओ। ओके ग्रेट। तो हमारे पड़ोसी हो गए। अब हमारा एक और सबसे खड़ूस पड़ोसी चाइना। ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग, ये हमें ध्यान रखना है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, और भी कोई पड़ोसी है हमारा, ये रहा श्रीलंका, जिसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा, ये रहा। और उसके आगे लगा देते हैं ये लोग कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। उसके अलावा थोड़ा बहुत बॉर्डर हमारे एक और पड़ोसी है जो कि है अफगानिस्तान, उससे भी शेयर, पर ये ज्यादा नहीं शेयर करते, तो कभी कभी इसको गिनते ही नहीं है, बट गिनना चाहिए। ये हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी है। ठीक है, और वो भी आज से नहीं है, आज से 1000, 2000, 2500, 3000 साल पहले, उससे भी ज्यादा पुराना पड़ोसी है। ये हमारा बहुत पुराना अच्छा पड़ोसी है, यानी उस समय से हम इससे बिजनेस करते आ रहे हैं, है ना। आपने सुना होगा वो काबुली चना, एक चना होता है जिससे छोले बनते हैं ना, जिसे हम छोले भटूरे में खाते हैं, वो चने यहीं से शुरू हुए थे, इसलिए तो इसका नाम काबुल। यहाँ की कैपिटल क्या है, काबुल, है ना। और यहाँ पे वो भी मिलते हैं ड्राई फ्रूट्स, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं ना, आलमंड वगैरह खाते हैं, है ना, वॉलनट, अखरोट वगैरह खाते हैं। तो ज्यादातर ड्राई फ्रूट, किशमिश वगैरह जो है, या और भी बहुत सारी चीजें यहीं से आती हैं। ठीक है, तो कितने पड़ोसी हो गए, हम अफगानिस्तान को भी गिन लेते हैं, एक पड़ोसी, दो, तीसरा नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये तो हमारे वो पड़ोसी है, इनमें श्रीलंका को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे ऊपर वाले जितने भी पड़ोसी है उनसे हमारा जमीनी संबंध है, लैंड टू लैंड। हमारी जमीन उनकी जमीन मिलती है, ये देखो, है ना, ये हमारी जमीन, ये इनकी जमीन, ये हमारी, ये इनकी, ये हमारी, ये इनकी, तो जमीन से जमीन मिलती है। तो हमारे कौन से वाले पड़ोसी हैं, जमीन वाले, लैंड नेबर्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम, लैंड नेबर्स। तो ये सारे हमारे लैंड नेबर्स हैं, लैंड नेबर्स हैं। ठीक है, हम कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में। कौन से, एशिया। हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया में भी ये सारे आते हैं, तो हम ये सारा जो देश है ना, जितने भी हैं, ये सब एशिया में ही आते हैं, तो हम सारे एशिया के पड़ोसी हैं आपस में एक दूसरे। ठीक है, ओके। ऑफन ऑफ द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन। तो 5 जगह हैं टोटल, 5 पार्ट बांटे गए। पहला है द ग्रेट माउंटेन, जो कि हिमालय, यहां से वहां तक। दूसरा है प्लेन ऑफ द गंगा और इंडस। फिर तीसरा है डेजर्ट। चौथा है सदर्न पेनिनसुला
और आइलैंड 5। अब मैं इनको आपको बताता हूं, इनको हम पढ़ेंगे अब कैसे कैसे। एक मिनट बस। अब हम इसको देखते हैं। तो हम 5 पार्ट्स में बटे हुए। पहला पार्ट है हमारा द ग्रेट माउंटेन, जिसमें सिर्फ पहाड़ को काउंट करेंगे हम। द ग्रेट माउंटेन, हाँ द ग्रेट माउंटेन जोन। सेकंड है हमारा द प्लेन्स ऑफ गंगा, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या गंगा क्या इंडस में कह रहा हूं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं एक बार लिख लूं। तीसरा है डेजर्ट, जहां सिर्फ रेत ही रेत हो, डेजर्ट रीजन। चौथा है हमारा सदर्न पेनिनसुला, इसमें हर वर्ड का मतलब है, आप हर वर्ड को ऐसे ही नहीं ले सकते। और पांचवा है द आइलैंड्स। इन 5 पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स बैक टू द मैप। मैप पे आते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं सारी चीजें, ताकि हम इसको अच्छे से फिर से पढ़ सकें मैप को, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं द ग्रेट माउंटेन जोन। पहाड़ हमारे इंडिया में बहुत जगह, लेकिन हम सिर्फ ग्रेट माउंटेन्स की बात करें, सारे पहाड़ों की बात अभी नहीं कर। पहाड़ों में अगर मैं देखा जाए तो हिमालय रेंजेस है, अरावली रेंजेस है, विंध्याचल रेंजेस है, सतपुड़ा रेंजेस है, और भी जितना नीचे हम जाते जाएंगे पहाड़ी पहाड़ है इंडिया। यहां भी है, यहाँ अरावली है यहाँ, ठीक है। उसके अलावा एमपी से नीचे जाते ही विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और नीचे भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं इस रेंज में। लेकिन हम सारी पहाड़ियों के बारे में बात अभी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं द ग्रेट माउंटेन जोन। तो ग्रेट माउंटेन तो ग्रेट हिमालय है ना। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम ग्रेट हिमालय और दूसरे माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज तो पहाड़ वाला क्लियर। दूसरा है द प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस। देखो, गंगा नदी हिमालय से निकलती है और इस एरिया में बहती है और चली जाती है फिर यहाँ पे ओशन में। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, वहां पे जाके गंगा गिर जाती है, मतलब डाउनफॉल हो जाता है उसका। डाउनफॉल कह रहा हूं, वो जाके फॉल हो जाती है। डाउनफॉल का तो मतलब कुछ और हो गया। ओके, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गया। तो प्लेन का मतलब क्या हुआ? गंगा जिधर जिधर से, जहां से जैसे ही पहाड़ों से नीचे आती है ना गंगा, उत्तराखंड से होते हुए, मैंने थोड़ा निशान गलत लगा दिया है, इसको थोड़ा नहीं मानेंगे, या उत्तराखंड से। उत्तराखंड में है ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से गंगा निकलती है, द गंगोत्री ग्लेशियर। और जैसे ये पहाड़ों से नीचे आती है, दिल्ली तो नहीं आती है, उत्तर प्रदेश से एंटर करती है, तो जैसे ही ये एंट्री करती है तो वैसे ही ये क्या करती है, नीचे वाले एरिया में आ जाती है। नीचे वाले एरिया कहने का मतलब है प्लेन एरिया, जमीन का एरिया। पहाड़ों से उतरी नदी और कहा आ गई, जमीन के एरिया में आ गई, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे? प्लेन एरिया। तो पता है तुम्हें ये एरिया बना किसने, कैसे? ये गंगा के कारण बना। यहाँ जितनी भी मिट्टी है इस सब जगह पे, ये सब गंगा के कारण है। जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो वो चट्टान, रॉक्स को काटती है और उस चट्टानों से बनाती है रेत। क्या? रेत। और वो रेत लाके इस एरिया में छोड़ देती है और इससे बनती है जमीन, और इस एरिया को हम कहते हैं प्लेन एरिया। तो जो ये एरिया बनेगा ये किसके कारण बनेगा? गंगा के कारण बनेगा, ठीक है। कहीं कहीं इंग्लिश की बुकों में ये भी लिखा हुआ है द गेंजिस, पर हम गेंजिस क्यों पढ़े ना? हमारे लिए तो गंगा गंगा ही है। होगा किसी के लिए गेंजिस या कुछ भी, लेकिन हमारे लिए गंगा गंगा ही है। हिंदी में भी गंगा और इंग्लिश में भी गंगा, हम गंगा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा एरिया कौन बना रहा है? गंगा। और गंगा के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी
इस एरिया में बैठती है और यहाँ बहुत फर्टाइल होता है लैंड, खेती बहुत अच्छी होती है ना, और यहीं से हो रही उपज का हम खाना खाते हैं, गंगा। दूसरी नदी जो है वो है इंडस। इंडस यहां से चली जाती है, सॉरी यहां से भी नहीं जाती, ऊपर से निकल जाती है, वो तो और ज्यादा ऊपर से निकल जाती है इस एरिया से। जब मैंने पढ़ा कि यहाँ पे नंगा पर्वत है ना, तो वहीं बीच से निकलती होगी, तो उस एरिया से जो है वो निकल जाती है। ठीक है, कि यहाँ का एरिया जो है, जब पाकिस्तान में आती है ये नदी, तो पाकिस्तान में जितना प्लेन एरिया है वो सब बनाया जाता है इसी के पास। तो इस प्लेन एरिया को हम बोलेंगे इंडस प्लेन एरिया, यानी इंडस नदी के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से बना हुआ एरिया। ठीक है, तो वो इंडस प्लेन हो गया। जब गंगा मिट्टी बहा के लाएगी तो गंगा प्लेन हो जाएगा। ठीक है, प्लेन का मतलब होता है जमीन इलाका जहां कोई पहाड़ ना हो, वो प्लेन एरिया हो गया। तो सेकंड हो गया। थर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट में क्या है, दो तरीके के डेजर्ट है इंडिया में, एक है ठंडा डेजर्ट और एक है गर्म डेजर्ट। तो ठंडा डेजर्ट मिलता है लद्दाख में, कहा, ये रहा, इस एरिया में हमारा कोल्ड डेजर्ट है, यानी ऐसा डेजर्ट यहां भी कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं दूर दूर तक, लेकिन यहां ठंडी बहुत पड़ती है। ये ऐसा डेजर्ट है जिसमें ठंडी पड़ती है क्योंकि ये हिमालय के पास है। और फिर दूसरा है हॉट डेजर्ट, जो कि राजस्थान के एरिया में है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू, ये सारा जो एरिया है ये रेतीला एरिया है ना। तो यहाँ का एरिया जो है इसको हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट। तो डेजर्ट दो हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पेनिनसुला। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुला वर्ड का मतलब होता है बच्चे, पेनिनसुला, पेनिनसुला एक ऐसा वर्ड है जो तीन साइड से किसी पानी वाले एरिया से ढका हुआ, तीन साइड से, दो तीन। तो इंडिया का जो पेनिनसुला एरिया है वो तीन साइड से, तो आप समझ गए होंगे ये सारा का सारा क्या है, पेनिनसुलर इंडिया। जो साउथ इंडिया बोलते हैं उसको हम ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहेंगे, पेनिनसुलर इंडिया। ज्योग्राफी की भाषा में कहेंगे हम पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये तो इस यहाँ का मौसम और नीचे का मौसम बिल्कुल अलग है। ये कौन सी कैटेगरी हो गई, चौथी, साउथ का पेनिनसुलर। पेनिनसुलर की खास बात क्या होती है, ये तीन साइड पानी से ढका हुआ है। अच्छा, अगर चारों साइड पानी से ढका हो तो आइलैंड, चारों साइड पानी से ढका हो तो आइलैंड, और तीन साइड ढका हो तो पेनिनसुलर। तीन साइड तो पेनिनसुलर और चार साइड तो आइलैंड, यानी चारों साइड। अगर पांच साइड होगी तो फिर तुम पूछ लोगे, तो इसलिए हर तरफ से ढका हो तो आइलैंड। तो अगली बात हम करने जा रहे हैं आइलैंड की। हमारे पास बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे आइलैंड है। दुनिया में लोग सिंगापुर घूमने जाते हैं, कभी आप लक्षद्वीप जाओ, अंडमान निकोबार जाओ, ये तो सबको फेल करता है। इतने बढ़िया बढ़िया आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स का मतलब बीच, बीच होता है ना जहां समुद्र और जमीन आपस में मिल रही हो, ऐसे मस्त लहरें आ रही हो, बढ़िया बढ़िया, है ना, मस्त मस्त में हम सूख रहे हो, मगरमच्छ की तरह एकदम बैठे हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो दीज आर द 5 रीजन्स, 5 ऐसे एरिया जो इंडिया में बटे हुए हैं। इंडिया 5 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक 28 मिनट्स का। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।